नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान। तनाव कम करने के लिए दोनों देश के सेना पीछे हटी। रविवार को डोवाल ने की थी चीन के विदेश मंत्री से बात। गुजरात के चीनी कंपनियों से बढ़ते बिजनेस पर कांग्रेस के सवाल। चीनी कंपनियों के लिए हब बन गया है गुजरात। पीएम मोदी के बयान का चीन ने उठाया फायदा। मध्य प्रदेश में सभी 24 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। मुकुल वासनिक ने बीजेपी पर कसा तंज। मतदाताओं के बीच क्या मुंह लेकर जाएगी पार्टी। भागलपुर में मिड डे मील नहीं मिलने से बच्चों के भूखे रहने का मामला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय को जारी किया नोटिस। और पैन से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख फिर बढ़ी। अब 31 मार्च 2021 तक किए जा सकेंगे लिंक। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी के बीच भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉल पर बात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 5 जुलाई को बात हुई। बातचीत के दौरान हाल के घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई और एलएसी पर शांति बहाल करने पर जोर रहा। इसके साथ साथ सेनाओं को पीछे हटाने पर भी जोर रहा। बातचीत के दौरान सेनाओं को सिलसिलेवार पीछे हटाने पर भी सहमति बनी। इसके साथ साथ इस पर भी बात हुई कि कोई पक्ष एक तरफा यथास्थिति ना बदले। बता दें कि आज ही दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के इस बात पर सहमति बनी कि सीमा मुद्दे पर 2 विशेष प्रतिनिधि अपनी चर्चा जारी रखेंगे। मंत्रालय ने कहा कि वीडियो कॉल पर हुई वार्ता में डोभाल और वांग ने पुनः दोहराया कि एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के लिए कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एलएसी पर दोनों देशों की सेना पीछे हटने की खबर जैसे ही आई, मीडिया की सुर्खियां बन गई। लेकिन ये सवाल भी तुरंत उठने लगा कि कल तक जो चीन पीछे हटने को राजी नहीं था, वो अचानक से कैसे मान गया। फिर खबर आई कि एनएसए अजीत डोभाल ने रविवार को वीडियो कॉल पर चीनी विदेश मंत्री और राज्य के काउंसलर वांग यी से बातचीत की है। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ही दोनों देशों में सेना पीछे हटाने पर सहमति बनी है, जिसका असर अब सीमा पर दिखने लगा है। उधर चीन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर पहली बार कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है। चीन का यह बयान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग द्वारा लगातार दावा किया जाता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हिंदुस्तान टाइम्स को जारी एक बयान में कहा कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। चीन ने कहा कि पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सेक्टर में लंबे समय से विवाद चल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि तीसरे पक्ष को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। चीन का साफ इशारा भारत की तरफ है। वहीं भूटान और चीन ने अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1984 और 2016 के बीच 24 बार वार्ता की है। भूटानी संसद में हुई चर्चा के अनुसार केवल पश्चिमी और मध्य सीमा के विवादों पर केंद्रित है। उधर चीन से जारी सीमा विवाद के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल कर दिया है। बीआरओ ने चीन के साथ नियंत्रण रेखा की लाइन तक चलने के लिए ट्रेनों और भारी वाहनों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए 3 नए पुलों का निर्माण कर दिया है। लेह के निमू और बासगो में बनाए गए इन पुलों से एलएसी तक सेना को रसद पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। Pool has been made in a record time of 3 months. As we can see the Loha bridge over here, the Bailey bridge, which is not which is a load class of 24R. That means it can take the 24 tons, and it is not capable of taking the all sorts of loads of the army and civil. Now we have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load. It can take any sort of load to the LOC, to the forward posts.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि भविष्य में जब विफलता पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में 3 मसलों का जिक्र किया: कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का लागू करना। राहुल ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में नाकामी के उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर ट्वीट के जरिए ही पलटवार किया है। नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी गौरवशाली वंश परंपरा से संबंधित है। जहां तक रक्षा का संबंध है, समितियां मायने नहीं रखती, केवल कमीशन ही करती है। कांग्रेस के कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। वास्तव में दुखद। एक और ट्वीट में नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी रक्षा पर स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि वो राष्ट्र का मनोबल गिराना जारी रखते हैं, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। दिमाग पे अगर किसी चीज़ को कभी कभी बीमारी चढ़ जाती है, कभी जो है वो कुछ और चढ़ जाता है, तो इसमें नकारात्मकता और नेगेटिविटी चढ़ी हुई है। उसका तो एक ही रास्ता है कि कुछ मेडिटेशन वगैरह करें, कुछ योग वोग करें, कुछ अच्छी सोच के साथ जो है वो करें, तो उनकी भी सेहत ठीक हो सकेगी और कांग्रेस की भी सेहत ठीक कर पाएंगे। अन्यथा इसी तरह की नेगेटिविटी, इसी तरह की झूठ, इसी तरह के फेक एंड फैब्रिकेटेड और किस्से कहानियाँ करते रहेंगे तो इनका ना भला होगा, कांग्रेस का तो जो है वो बंटाधार हो ही रहा है। उधर कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने अप्रवासी कोटा बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते वहां रह रहे भारतीयों के लिए संकट खड़ा हो गया है। नए बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा ने अप्रवासियों की आबादी 70% से घटाकर 30% तक करने का प्रस्ताव रखा था। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद से कुवैत में अप्रवासियों के लिए बयानबाजी शुरू हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने विदेशियों की तादाद कम करने की बात कही थी। आपको ये भी बता दें कि कुवैत में करीब 15 लाख भारतीय लोग हैं और अगर इस बिल को लागू किया जाता है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। उधर नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर संकट फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ बैठक की। प्रचंड ने पीएम ओली के घर जाकर ये बैठक की, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने जानकारी दी थी कि नेपाल में आज होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओली के एक करीबी सूत्रों ने बताया कि दोनों नेता अपने रुख पर अड़े हुए हैं, इसीलिए वो किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। वहीं नेपाल में प्रचंड का खेमा पीएम ओली से इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी में राजनीतिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा से भी मुलाकात की है। 30 जून को हुई स्थायी समिति की बैठक में ओली की कड़ी आलोचना का ओली को सामना करना पड़ा था, जिसमें अधिकतर सदस्य उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली को पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत उन्हें पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। उधर कानपुर शूटआउट में अहम खुलासा हुआ है। बदमाश विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दरोगा और एक सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है। इसके बाद दरोगा कुंवर पाल और कृष्ण कुमार शर्मा समेत सिपाही राजीव को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि रविवार को विकास दुबे का करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़ा गया था। उसने कबूल किया कि विकास दुबे ने ही पुलिस वालों पर गोली चलाई थी। दयाशंकर ने बताया था कि रेड की खबर विकास को थाने से पता चली थी, जिसके बाद विकास ने 25-30 लोगों को बुलाया था। ये सभी लोग हथियारों से लैस थे। हम आपको यहाँ बता दें कि 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले विकास दुबे की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन 4 दिन बाद भी विकास का कोई सुराग नहीं मिला है।
उधर कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक विकास का कोई सुराग नहीं लग सका है। उन्नाव टोल प्लाजा पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिससे अधिक लोगों तक पुलिस का संदेश पहुंच सके। वहीं पुलिस ने विकास का सुराग देने पर इनाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस को कोई सूचना मिली है और ना ही कोई सुराग। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक तक उसका फ़ोटो सबके पास है। किसके पास नहीं है? किसको पोस्टर दिखाना है? उसका फ़ोटो सबके पास है, उसके बारे में सारा कुछ पता है। इनाम धीरे धीरे क्या बढ़ाना, एक दिन बढ़ा लीजिए, 5 लाख 10 लाख जो कर लीजिए। मूल मुद्दा उसको पकड़ के गिरफ्तार करके पेश करना है। और पिछली बार भी जब उसने थाने में हत्या की थी राजनाथ सिंह जी की सरकार में, तो उसने अपनी सुविधा से सरेंडर किया था और पूरे केस के गवाह मैनेज कर लिए। अगर वो सुविधा से सरेंडर करेगा तो ये सरकार का या तो मिलीभगत है या पूरी तरह से अक्षमता साबित करता है। व्हाट्सएप। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए और 72 घंटे से भी ज्यादा वक्त होने के बावजूद अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में एटीएम लूट का मामला महज 8 घंटे में सुलझा लिया गया है। भाई एक घटना घटी उत्तर प्रदेश में और एक घटना घटी छत्तीसगढ़ में। वहाँ 8 हमारे जवानों को 8 जवान हमारे शहीद हुए कानपुर में। अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। रायगढ़ में कैशमैन को लूटा गया, 10 घंटे के अंदर में हमारी पुलिस ढूंढ लाई। इसी बिलासपुर में एक बच्चे का अपहरण हुआ। हमारे पुलिस जवान अधिकारी मेहनत करके उसको सकुशल वापस लाए। रायपुर में अपहरण हुआ, वहाँ भी हमको सफलता मिली। दुर्ग में जो अपहरण हुआ उसमें सफलता मिली। अपने कार्यकाल का देख ले। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना के 1000 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। सोमवार को 1000वें मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अस्पताल पहुंचे और महिला मरीज को सम्मानित किया। सीएम ने इस दौरान हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए कोविड मरीजों से उनका हालचाल जानकर उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं सीएम ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के काम की जमकर तारीफ भी की। कोरोना का वायरस ऐसा है जिससे सबको डर लगता है, लेकिन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, नर्सेज ने, सबने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी सेवा भाव से अभी तक मरीजों की सेवा की है। और आज 1000 मरीज यहाँ से इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। हमें बेहद खुशी है जिस तरह से राजीव गांधी हॉस्पिटल लोगों की सेवा कर रहा है। बिहार में विधानसभा परिषद के 9 नवनिर्वाचित सदस्यों के कोरोना टेस्ट के लिए मेडिकल टीम गठित कर दी गई है। ये सभी 9 नए सदस्य वही हैं जिन्हें विधान परिषद के सभापति ने शपथ दिलाई थी। आपको बता दें कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इन सदस्यों की चिंता बढ़ गई थी। अब मेडिकल टीम इनकी जाँच करेगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले वर्तमान में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के स्तर से भी और सभी संबंधित विभागों द्वारा भी। हम लोग बार बार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग को अब सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां
या हो बात काली ताज की। हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. कोरोना की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद हैं। ऐसे में बिहार के भागलपुर में स्कूली बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है। पाटबिला गांव के मुसरी टोला के बच्चे रोजाना पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्कूल बंद होने की वजह से मिड डे मील भी नहीं मिल पा रहा। मीडिया में खबर आने के बाद इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि मिड डे मील में चावल, रोटी, सब्जियां, दाल, सोया और शुक्रवार को अंडे मिला करते थे, लेकिन लॉकडाउन में स्कूल क्या बंद हुए, बच्चों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पाया। इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय से जवाब तलब किया है। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा के 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई। ये जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो जन समर्थन हमें मिला था उसे हम सिर्फ बरकरार ही नहीं रखेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुकुल वासनिक ने कहा कि उसके नेता क्या मुंह लेकर मतदाताओं के बीच में जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस का जन समर्थन जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमें प्राप्त हुआ था उसे सिर्फ बरकरार ही नहीं रखना बल्कि और उसे कैसा हम बढ़ा सकते हैं, उस सिलसिले में तमाम साथी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या मुंह लेकर लोगों के सामने जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट उस वक्त असहज हो गए जब एक महिला ने उनसे पूछा कि कल तक जो सिंधिया कर्ज माफी पर ट्वीट करते थे अब उसी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। साथ ही महिला ने पूछा कि एक अच्छी सरकार को गिराकर आपको कैसा लग रहा है। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट उन मंत्री और विधायकों में शामिल हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कल हम सभी रहवासियों ने देखा कि किस तरीके से इस क्षेत्र में कल्याण बालाजी हाइट में भी, उसके पार्क में भी बोरिंग हुई, गार्डन का काम भी बहुत जल्दी कराया गया। तो काफी उम्मीदें हैं, सब लोग आज मोस्टली जितनी भी सोसाइटी के प्रतिनिधित्व वर्ग से लोग हैं सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? हम बात करते हैं किसानों की ही, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं भी उनकी एक वोटर हूँ। मैं भाई साहब 2 मिनट का टाइम लूंगा। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम सिर्फ एक विकास पुरस्कार के रूप में भाई साहब को बुलाया गया। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने रेलवे के निजीकरण को लेकर सवाल उठाए हैं। पवन बंसल ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए जन विरोधी फैसला लिया जा रहा है। पवन बंसल ने कहा कि अगर इस बाबत कोई फैसला लेना था तो पहले संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास इस मुद्दे को भेजना चाहिए था। पवन बंसल ने कहा कि इस फैसले का सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इंडियन रेलवेज हैं, ये एक हिंदुस्तान की लाइफलाइन है। ये आम नागरिक के लिए एक सफ़र का कम कीमत पे एक ज़रिया है। इसके साथ जो आज ये सरकार करने लगी है, इसके साथ आज बेशक नहीं होगा,
लेकिन समय के साथ निश्चित तौर पे उन लोगों के हाथ से ये चीज़ छीनी जाएगी और उनको आगे को वो कीमतें देनी पड़ेंगी जो कि प्राइवेट ऑपरेटर उसकी मांगेंगे। सरासर सीधा फ़ायदा, ये पूरा फ़ायदा ये प्राइवेट लोगों के हाथ में देने का है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाएं रद्द कराने की मांग की है। संजय सिंह ने लिखा कि इस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिससे लोगों का रोजगार, व्यापार और शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग वर्गों को तमाम राहतें दी हैं। कई राज्यों ने परीक्षाओं में 1 साल की छूट दी है और छात्रों से किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय किया है। इससे बड़े पैमाने पर छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। खासकर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के छात्र अपने घर जा चुके हैं, जहां इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द की जाएं। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई टल गई। दिल्ली हाई कोर्ट 13 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले को 6 जुलाई के लिए स्थगित किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते अदालतों का कामकाज सीमित हो गया है। दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि नबीला हसन नाम के एक याचिकाकर्ता के टैग में गैर जिम्मेदाराना दरख्वास्त की गई है। हसन ने याचिकाकर्ताओं, स्टूडेंट्स और जामिया मिलिया इस्लामिया के बाशिंदों पर कथित रूप से नृशंस हमला करने को लेकर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हसन की याचिका में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कथित निर्मम अत्यधिक बल प्रयोग और आक्रामकता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। उधर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय को भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट के 27 मई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें दिल्ली और मुंबई में एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसके आधार पर गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। एनआईए ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एक आयोजन एल्गार परिषद आयोजित किया गया था, जिसमें 1 जनवरी 2018 को कथित रूप से जातिगत हिंसा हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा शासनकाल में मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। मंडला पिपरिया और जावरा हत्याकांड में सभी अपराधी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हैं। पिपरिया हत्याकांड में भाजपा के विधायक नागवंशी के शामिल होने का आरोप मृतक रवि विश्वकर्मा के भाई अमित विश्वकर्मा ने लगाया है। मैंने मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने में एसआईटी का गठन किया जाए। मैं चाहता हूं कि पिपरिया में हमें भरोसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि स्थानीय टीआई की फोटो अपराधी मुन्ना गुर्जर ने अपने फेसबुक पर डाली हुई है। हम चाहते हैं कि मैंने डीजीपी साहब से चर्चा की है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वहां पे गठित की जाए और रवि विश्वकर्मा के हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेत माफिया ने सरकारी कर्मचारी पर हमला किया। दरअसल अवैध खनन के खिलाफ छापामारी करने के लिए कर्मचारी पहुंचे थे, जिसमें माइनिंग इंस्पेक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें जिला हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। निकल जो भी घटना घटित हुई है वो निंदनीय है और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगातार इस पर नज़र रखेंगे। जो भी हमला है उसके साथ पूरा जो हमारा परिवार है उसके साथ हम पूरी तरीके से एकजुट हैं और जो भी कड़ी से कार्रवाई उसमें हो सकती है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम इसमें करेंगे। कोरोना संक्रमित एक पत्रकार ने एम्स की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी है। पत्रकार का नाम तरुण सिसोदिया है, जिनकी उम्र करीब 37 साल थी। पुलिस के मुताबिक तरुण को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 24 जून को एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। दोपहर के करीब 2 बजे उन्होंने एम्स की बिल्डिंग की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। इस घटना के बाद से हर कोई सकते में है। उधर 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। हालात को देखते हुए समुद्र के किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर मौके पर कोस्ट गार्ड की भी तैनाती की गई है, जबकि एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। मॉनसून के आने से पहले हर सरकार दावा करती है कि उसके इंतजाम पूरे हैं और इस बार लोगों को जलभराव के चलते दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मॉनसून आते ही सरकार की पोल खुल जाती है। हम आपको गुजरात के 2 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। द्वारका और राजकोट में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे आम जिंदगी काफी प्रभावित हो रही है। लोगों को मंजिल तक पहुंचने में कितनी दिक्कत हो रही होगी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। वहीं गुजरात में लगातार होती बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। जूनागढ़ के बामनासा गांव में बारिश की वजह से पुल धराशायी हो गया। पहले से ही बारिश की वजह से परेशान ग्रामीणों के सामने पुल टूटने से और मुश्किलें खड़ी हो गई है। पुल बहने की वजह से गांव का संपर्क भी आपस में अब टूट गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।